चलो देखो, हम एक टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, इसका मतलब ध्यान से सुनना। आप लोगों को पता है शेयर होल्डर्स लोगों की लायबिलिटी कितनी होती है? पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, जानते हो? अनलिमिटेड। मान लो ए, बी और सी पार्टनर है। ये ए 5 लाख रुपए लगाया है, बी 2 लाख लगाया है और सी भी 2 लाख रुपए लगाया है। मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं, ठीक है? पार्टनरशिप फर्म में ए और बी और सी 3 पार्टनर है। मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज के। मान लो इन लोगों ने 25 लाख रुपए का लोन लेके रखा है बैंक से। अब बिजनेस ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, तब तक ब्याज व्याज सब पेमेंट कर रहे थे, लेकिन अचानक किसी कारण से उनका बिजनेस लॉस में चला गया। इन लोग अब लोन नहीं पटा पा रहे। अब लोन पटाने के लिए बैंक वाला आया, देखा इनके पास जो जो था सब लेके चले गया, उनके नाम से जो भी चीजें था बेच दिया और अपनी वसूली कर लिया। अब बैंक वाला जितनी भी एसेट्स थी इनके पास उसको बेचा, तो बैंक वाले को कितना रुपए मिला मालूम है? 10 लाख। बैंक वाले को अभी और कितना लेना बचा है? तो बैंक वाला ए के घर घुस जाएगा, बी के घर घुस जाएगा, सी के घर घुस जाएगा, उनकी पर्सनल एसेट्स को बेच के पैसा वसूलेगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप फर्म में ऐसा होता है। लेकिन अपन अभी बात किसकी कर रहे हैं? कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, ठीक है? मान लो ए नाम का एक शेयर होल्डर है और एक कंपनी है। कंपनी का एक शेयर है 100 रुपए का। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। ए ने 1000 शेयर कंपनी के लेके रखे हुए हैं। ए ने कितने शेयर लेके रखे हैं? नंबर ऑफ शेयर 1000 है ए के पास। कंपनी अभी तक 80 रुपए पर शेयर मंगा के रखी है। मतलब ए कितना रुपए दे के रखा है कंपनी को? 1000 इंटू 80,000 रुपए दे के रखा है। कंपनी अभी तक कितना पैसा नहीं मंगवाई है? 20,000 को अनकॉल्ड बोलते हैं। मान लो किसी कारण से अब कंपनी बंद होने जा रही है, तो कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे, लोन वाला होगा, उनको पैसा वसूलना है। तो वो ए के घर घुस के क्या पूरा पैसा वसूल लेगी? ए की लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल बस होती। मतलब ए से वो 20,000 रुपए से ज्यादा वसूल नहीं सकती कंपनी। इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि ए अगर अपने शेयर के बराबर का पूरा पैसा दे के रखा है तो उससे और 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लिया जा सकता। आई बात समझ में? उससे 1 रुपया और ज्यादा नहीं लिया जा सकता, उसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। अब यहां पर बात क्या होती है? एक कॉन्सेप्ट है बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज का। अब हम पिक्चर में एंट्री कर रहे हैं, मतलब मेन टॉपिक में एंट्री कर रहे हैं। पहले मेरे को आप लोगों को समझाना था लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। अब आगे सुनो, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज मतलब क्या होता है। मान लो एक डेट है, आज कौन सी डेट है? 12 मार्च है। तो हम मान लो 1 मार्च की डेट ले लेते हैं। 1 मार्च को एक कंपनी जो है लिक्विडेट हो रही है। एक कंपनी क्या हो रही है? 1 मार्च को लिक्विडेट हो रही है, मतलब बंद हो रही है, 1 मार्च 2023। तो कंपनी में क्या है? आज 1 मार्च 2023 है, तो इसके अब आप लोगों को एक चीज तो पता है ना, लोग कंपनी के शेयर खरीदते बेचते रहते हैं कि कोई एक ही फिक्स्ड शेयर होल्डर रहता है। जैसे अभी मेरे पास 4-5 कंपनी के शेयर हैं, तो मैं अभी कंपनी का प्रेजेंट शेयर होल्डर हूं। अब मैं बेच के निकल गया तो कोई और शेयर होल्डर बन जाएगा। ये साइकिल चलते रहती है। लेकिन वो वाला सुने हो कि नहीं? एक अपन अरे पास एंड थ्रो वाला गेम खेलते हैं। मेरे पास तकिया है, मैं आपको जिसके ऊपर गाना रुका वो कुछ ना कुछ करेगा। तो अभी शेयर लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे, खरीद रहे हैं, बेच रहे, चक्री चलते जा रही है। एक दिन कंपनी बंद होने की डेट आ गई, तो जिसके पास उस दिन शेयर रह गया वो फंस गया। वही वाली सिचुएशन आ गई कि नहीं? तो अब क्या होगा? 1 मिनट, तब क्या होगा? मान लो एक आदमी था,
उसके पास 1000 शेयर थे और कंपनी ने अभी तक 80 रुपए मंगवाए हैं, 20 रुपए अभी कंपनी मंगवाई नहीं है। और इसके पास जब शेयर था, ये जिससे जिससे खरीद के आया था तब तक की तो बात दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब ये आदमी खरीदा, इसके पास 1000 शेयर थे और उस दिन कंपनी बंद होने की नौबत आ गई। अभी आदमी बेचेगा तो कोई खरीदेगा भी नहीं इसे शेयर, फंस गया ये। तो कंपनी बोली भैया हमको हमारा 20 रुपए दो। आखिर जब बंद होती कंपनी तो मंगवाती है ना, कंपनी कॉल करती है पैसा, ये नहीं दे रहा है पैसा। तो ये अभी प्रेजेंट शेयर होल्डर है। प्रेजेंट शेयर होल्डर तो इसको बोलेंगे ए लिस्ट वाला, इसको क्या बोलेंगे, ए लिस्ट, जो कंपनी में भी प्रेजेंट शेयर होल्डर है। ठीक है, और ये पैसा 20 रुपए नहीं दे रहा है हमको, मंगवा रहे हैं फिर भी नहीं दे रहे, तो कंपनी क्या करेगी, चुपचाप बैठे रहेगी। पिछले 1 साल तक, मतलब आज कंपनी कौन से डेट में बंद हो रही है, 1 मार्च 2023, इसका पिछला 1 साल कौन सा आ गया, पिछले 1 साल तक जो जो शेयर होल्डर्स रहे हैं, मतलब विद इन 1 ईयर ना, 1 साल के बाहर नहीं, 1 साल के अंदर, मतलब 1 मार्च 2023 का डेट क्या आएगा, 1 मार्च 2022, इस डेट के अंदर जो जो शेयर होल्डर्स रहे हैं, कंपनी उनके घर जाके भी वो अनपेड 20 रुपए वाला है ना वसूल सकती है। हाँ, जो अभी प्रेजेंट शेयर होल्डर है, ये मना कर दिया नहीं दूंगा तो इसके पास जाएगी, ये मना कर दिया तो इसके पास जाएगी, ये मना कर दिया तो इसके पास जाएगी, ये मना कर दिया तो इसके पास जाएगी। लेकिन ये एक लॉ में है, तो ये जो अभी करंट शेयर होल्डर नहीं है लेकिन 1 साल के अंदर बेच के निकल गए, ठीक है, तो इन लोगों को है ना बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। जो प्रेजेंट शेयर होल्डर उसको क्या बोलेंगे, ए लिस्ट, और जो बेच के निकल गए हैं विद इन 1 ईयर वाले, उनको क्या बोला जाएगा, बी लिस्ट। तो इनसे वसूली करेगी कंपनी, ये नहीं देगा तो इसके पास, ये नहीं देगा तो इसके पास, ऐसा। और जो उसके बाहर वाला है उसके पास जाएगी क्या कंपनी, इसके पहले भी बेच के निकले हैं लोग, तो उनके पास नहीं जा सकती कंपनी, क्योंकि वो बाहर वाले हो गए। तो हमको जो डेट देखनी है, कब देखनी है, विद इन 1 ईयर वाली। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है और थ्योरी भी आ सकती है, बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, यूनिट नंबर 2 से शॉर्ट नोट आ सकता है, हो सकता है पूरा बड़ा 15 नंबर का डिटेल क्वेश्चन भी दे दे। मतलब इसी चीज को थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना, जैसे मैंने डायग्राम बना दिया, डायग्राम बना देना, एक आध क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करके दे देना आप खुद से इमेजिनरी फिगर्स के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया तो 15 नंबर में अब करोगे क्या, जो उसकी बातें हैं उसकी बातें कंप्लीट अगर हो गई तो आपको ये सारा काम करना है। हाँ, वो आएगा तो शॉर्ट नोट आएगा, और अगर बाय चांस आ गया तो आपको करना क्या है, ये सारी बातें मैंने बता दी। तो ए लिस्ट किसको बोलते हैं, जो प्रेजेंट में कंपनी का शेयर होल्डर है, कंपनी उसके पास गई पैसा लेने, नहीं दे रहा है पैसा, तो कंपनी क्या करेगी, बी लिस्ट वालों के पास जाएगी। बी लिस्ट कौन होते हैं, जो जिस दिन लिक्विडेशन हो रहा है उसके 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर जो जो शेयर बेच बेच के निकल गए, उन लोगों को क्या बोला जाता है, बी लिस्ट वाले। तो कंपनी उनसे जाके वसूलेगी, लेकिन कंपनी का भी एक लिमिट है, कितना रुपए वसूल सकती है, कितना रुपए वसूल सकती है, 1000 इंटू 20 कितना होता है, 20,000 रुपए से ज्यादा वसूल नहीं सकती, क्योंकि कंपनी कैसी लायबिलिटी वाली कंपनी है, लिमिटेड वाली है। आई बात समझ में, तो इसका अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना है। तो अब आप लोग इसको पहले आप लोग उसकी मीनिंग लिखना, हु आर बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज वो पर्सन होते हैं, वो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, या पास्ट शेयर होल्डर्स होते हैं, या फॉर्मर शेयर होल्डर्स होते हैं बोल सकते हो, जिन्होंने लिक्विडेशन की डेट के 1 साल पहले के अंदर अपने शेयर को किसी और को ट्रांसफर कर दिया है, उनको बोलेंगे बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अब बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज से रिलेटेड क्या लॉ है कंपनी का, कि कंपनी जो लिक्विडेशन में जा रही है, अगर कोई ए लिस्ट वाला पैसा नहीं देता है तो कंपनी बी लिस्ट वालों से भी जाके अपनी अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल कर सकती है। बस इतनी सी बात में बात खत्म हो जाती है। ठीक है, हाँ हाँ,
मैं जो बात बताया ना वो थोड़ा लीगल लैंग्वेज में और ज्यादा अच्छी लैंग्वेज में लिखा होगा, मैंने कॉन्सेप्चुअल बताया और बुक में उसी चीज को थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में बताने की कोशिश किया, वही 3 इडियट वाला सिस्टम। हाँ वही वाला। चलो आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखे। प्रशांत लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन एंड द प्रोसीडिंग कमेंस्ड ऑन विच डेट? जुलाई 2013। तो जुलाई 2013 का पिछला एक साल जाओ, जुलाई 2012, तो आपको ये डेट खींच लेनी है। लिक्विडेशन कब हो रहा है? जुलाई 2013। डेट भी दिया हुआ है क्या? डेट भी ध्यान से रखना है, 2 जुलाई। तो इसका एक साल पीछे आ जाओ, 2012। मतलब यहां पर जो शेयर होल्डर्स होंगे वो तो ए लिस्ट वाले हो गए, और उसके अंदर जो शेयर होल्डर बच गए वो कौन से वाले? बी लिस्ट वाले। और उसके बाहर भी कुछ शेयर होल्डर मिलेंगे आपको, देखना, वो बी लिस्ट में नहीं आते। बनाए क्वेश्चन, मतलब देखे क्वेश्चन। चलो, certain creditors could not receive payment out of realization of assets and out of the contribution from the contributors of A list। मतलब कुछ क्रेडिटर ऐसे हैं जो कुछ क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिन लोग एसेट्स को बेचे ना, तो उनका रियलाइजेशन नहीं हो पाया, पैसा कम पड़ गया। ठीक है, तो उस एसेट्स को बेचने के बाद भी पैसा रखने के बाद पैसा कम पड़ गया, तो उन लोग फिर क्या किए? ए लिस्ट वालों से पैसा मंगवाए। तो ए लिस्ट वालों का भी पैसा कम पड़ गया, तो अब कंपनी क्या करेगी? किसके पास जाएगी? भाई एसेट बेची, पैसा लाई। एसेट बेचने के बाद ए लिस्ट वाले के पास पैसा लेने गई, ए लिस्ट वालों का भी पैसा कम पड़ गया, तो अब पैसा किससे मंगवाएगी? बी लिस्ट वालों से मंगवाएगी। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ शेयर ट्रांसफर आर मेड अवेलेबल टू यू। नेम ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर होल्डर्स, नेम ऑफ द ट्रांसफरर शेयर होल्डर, मतलब जो बेच के निकल गए उनका नाम, ए बी सी डी ई, ये नाम है शेयर होल्डर लोगों का। नंबर ऑफ शेयर, कौन कौन ने कितने कितने शेयर बेच के निकल गए? ए बेच के निकल गया था कितना शेयर? 1000। ये कितना? 1250, ये 500, ये 2000। ये कब कब बेच के निकले? 1 मार्च 2012, 16 अगस्त 2012, 1 अक्टूबर 2012, 1 दिसंबर 2012, 1 अप्रैल 2013। इस डेट को बेच के निकल गए। तो पहले वाला बताओ बी लिस्ट में आएगा? ये वाला डायग्राम मिटा दे रहा हूं क्योंकि पिछला वाला था। हमको किसको देखना है? 2 जुलाई या उसके बाद वाले को देखना है ना। तो बताओ पहला वाला आ रहा है क्या उसके घेरे में? पहला वाला जो है ए, पहला वाला जो है ए के पास कितने शेयर थे? ये तो 1 मार्च 2012 की बात हो रही है, तो ये निकल के बाहर, इसके पास नहीं जाएगी कंपनी। अब बच रहा कौन है? बी सी डी और ई, ये आ गए इनके शिकंजे में। अब कंपनी इनसे वसूलेगी पैसा। अब इनकी क्रेडिटर्स रिमेन अनपेड आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीजिंग टू बी मेंबर। ये सब लिखा हुआ है, कहानी वर्डिंग पढ़ के समझ में नहीं आती, मेरे को आ गई है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो बहुत गहरा मीनिंग है उसका। बता दूं, creditors remaining unpaid and outstanding at the time of transfer of ceasing to be a member। मतलब जब तक वो कंपनी का शेयर होल्डर था तब तक क्रेडिटर कितने कितने के आउटस्टैंडिंग थे उसकी बात हो रही है। ए जब मेंबर था कंपनी का, मेंबर मतलब कंपनी का शेयर होल्डर था, तब कंपनी के पास लायबिलिटी कितनी थी? फिर ए बेच के निकल गया 1 मार्च को, फिर उसके बाद नया शेयर होल्डर आया कौन? बी, 16 मार्च को, इस दिन बेच के निकल गया मतलब, तो उस दिन तक कंपनी की लायबिलिटी कितनी हो गई? लायबिलिटी यहां पे बढ़ते हुए क्रम में है, सेपरेट लायबिलिटी नहीं है, बढ़ते हुए है। कैसे बढ़ते हुए है? पहले लायबिलिटी कितनी थी? 6000, बढ़ के कितनी हो गई? 8000। तो कितनी बढ़ी? 8000 के बाद बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 10,750। फिर बढ़ के कितनी हो गई? 13,000। फिर बढ़ के कितनी हो गई? 15,000। मतलब हर अगली लायबिलिटी में पिछली लायबिलिटी की अमाउंट जुड़ी हुई है। ठीक है, हर अगली लायबिलिटी में पिछली लायबिलिटी की अमाउंट जुड़ी हुई है।
मतलब जब तक ए मेंबर था, ऐसा बोल सकता हूं मैं, जब तक ए मेंबर था तब तक लायबिलिटी कितनी थी? 6000। जब तक बी मेंबर था तब तक लायबिलिटी कितनी थी? 8000। जब तक सी मेंबर था तब तक लायबिलिटी कितनी थी? 10,750। और जब तक डी मेंबर था 13,000, और जब तक ई मेंबर था तब तक 15,000 लायबिलिटी हो चुकी थी। अब समस्या यह है कि कौन से मेंबर से कितना पैसा मंगवाए, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बस। ये नंबर ऑफ शेयर है जो बेच बेच के निकले हैं। समस्या ये है, इस क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी कौन से शेयर होल्डर से कितना रुपया मंगवाएगी। वो कंपनी कितना मंगवा सकती है? कम उसका जितना अनपेड अमाउंट होगा वो, या फिर शेयर की अनकॉल्ड अमाउंट, दोनों में जो कम होगा उतना कॉल करती है। एक मिनट नीचे की लाइन पढ़ लेते हैं फिर मैं बता रहा हूं। ऑल शेयर्स वर ऑफ ₹10 ईच। हर शेयर कितने के थे? 10-10 वाले। लेकिन कंपनी ने अभी तक कितना रुपए कॉल किया है? 5। मतलब कंपनी ने कितना रुपए नहीं मंगवाया है? 5-5 रुपए नहीं मंगवाया है। मतलब इन लोगों ने सिर्फ 5-5 रुपए ही पे किया है, 5-5 रुपए पे नहीं किया है। तो इनके ऊपर मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी आती है? इंटू 5 कर दो सबको। इसकी आ रही है 6,250, इसकी आ रही है 2,500, इसकी आ रही है 10,000, और इसकी कितनी आ रही है? 1,250। मैक्सिमम लायबिलिटी इतनी है कि इन लोग इतना इतना मैक्सिमम कंपनी को पे करेंगे। लेकिन अभी देखेंगे कि एक्चुअली क्रेडिटर्स के कितने रुपए देने हैं। अगर मान लो कंपनी को शेयर होल्डर से मंगाना है 3,000 रुपए फॉर एग्जांपल, और कंपनी को देना है क्रेडिटर को 2,000 रुपए, तो कंपनी ऊपर का 1,000 थोड़ी मंगवाएगी, सिर्फ जितना देना है उतना ही मंगवाएगी ना। तो वो हमको कैलकुलेशन करना है। तो चलो इसके लिए एक टेबल बनती है, टेबल बनाते हैं। देखो ध्यान से देखना, इजी है बहुत। यहां पर लिखते हैं हेडिंग में स्टेटमेंट ऑफ बी लिस्ट मुकुंद आया था ना? मुकुंद कहाँ है? उधर बैठा है क्या? अब बताओ इस लायबिलिटी में ए का कोई रोल है क्या? ए तो बाहर निकल गया, क्योंकि ए जो है वो 2 जून के पहले बेच के निकल चुका है, 2 जुलाई सॉरी। तो ए को तो इन्वॉल्व करेंगे नहीं। पहला कॉलम बनेगा बी का, फिर बनेगा किसका? सी का, उसके बाद बनेगा किसका? डी का। सॉरी ए नहीं आएगा, बी, सी, डी और ई। चलो अब अपन बात करते हैं, यहां पर पर्टिकुलर्स लिख देते पहले, पर्टिकुलर्स। अब ध्यान से देखते जाना ना। नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड। बताओ इनके पास शेयर कितने कितने थे? बी के पास कितने शेयर थे? 1,250। इसके पास कितने थे? इसके पास कितने थे? 2,000। और इसके पास 250। देखो थ्योरी भले थोड़ी सी अजीब लगी होगी आप लोगों को इसकी, लेकिन इसका प्रैक्टिकल बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक स्टेटमेंट ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी लिखा। जो शेयर होल्डर बाहर निकल गया उसके कॉलम बनाए नहीं, और जो शेयर होल्डर अंदर है उसका अपन कॉलम बना दिए। कॉलम किसका बना दिए? पर्टिकुलर्स का। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर होल्डर ले रहे हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर में पहले वाले का बी, सी, डी, ई, मतलब शेयर होल्डर के द्वारा कितने शेयर रखे हुए थे वो लिख दिए। बी के पास कितने शेयर थे? 1,250। सी के पास 500, डी के पास 2,000 और ई के पास इतना। आई बात समझने? अब बताओ बी शेयर बेच के कब निकला? उस दिन लायबिलिटी कितनी थी? 8,000 थी। यहां लिखो 16
अगस्त 2012। टोटल लायबिलिटी कितनी थी? 8,000 थी। 8,000 को आप बी सी डी ई के उसको रेशियो में बांट दो। कौन से रेशियो में? नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम, उसके रेशियो में बांट दो। किस रेशियो में बांटोगे? सब 5, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना 5 से, रेशियो बनता है ये। 8,000 को 1250, 500, 2,000 और 250 के शेयर रेशियो में बांट दो। रेशियो में बांटते नहीं आ रहा है क्या? देखो 16 अगस्त 2012 कितना रुपए था? 8,000 था। तो बात करेंगे बी सी डी और ई, कैसे बांटोगे? मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। 8,000 इंटू इसका कितना था? 1250 था, डिवाइड बाय, सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है? 4,000 आता है पक्का? कितना आ रहा है? 2,500 आ रहा है। 2,500 है ना पहले वाले का, यहां पर इसको बांट दी। नहीं आया समझ में? दूसरे वाले का कितना आ रहा है? और तीसरे वाले का और चौथे वाले का, सबको जोड़ो। 8,000 आ रहा है कि नहीं टोटल? मतलब हमने 8,000 को इन द रेशियो ऑफ क्या बांटे? इसका रेशियो बना देता हूं यार सबसे अच्छा, डायरेक्टली करना। रेशियो बनाने से ज्यादा इजी डायरेक्टली करना है, बोल रहे हो? ठीक, मतलब हमने क्या किया है, जो 8,000 की लायबिलिटी थी ना ये वाली, उसको 1250, 500, 2,000 और 250 के रेशियो में बांट दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट? हाँ नहीं, ठीक आएगा। अब दूसरी बात सुनो, अब ध्यान से देखना अब क्या हो रहा है। अगला, अगली डेट कौन सी है? अगली डेट कौन सी है? 1 अक्टूबर 2012। इस दिन लायबिलिटी कितनी थी? इस दिन लायबिलिटी कितनी थी? 10,750 मत बोलना, माइनस 8,000 करोगे। 10,750 माइनस 8,000 कितना होता है? 2,750। इस 2,750 के जितनी लायबिलिटी थी, अब इसको बी को मत देना, अब सी डी ई में बटेगा, क्योंकि उस दिन बी शेयर होल्डर था क्या? उस लायबिलिटी के केस में नहीं था। तो अब सी डी ई के केस में बटेगी। तो अब सी डी ई का रेशियो कितना है? 500, 2,000 और 250। तो आप लोग 2,750 को इसके रेशियो में बांट दो, तो 500, 2,000, 250 ही आएगा। देख लो, 500, 2,000 और 250 इतना आया। अगली डेट कौन सी है बताओ? अगली डेट कौन सी है? 1 दिसंबर 2012। कितना था टोटल? 13,000 माइनस 10,750 कितना आएगा? 2250। अब ये वाली लायबिलिटी है ना, दो लोगों को नहीं जाएगी, सिर्फ डी और ई में बटेगी। कितना आएगा? 2,000 और 250 आएगा। देख लो, कैलकुलेटर भी छूने की जरूरत नहीं पड़ रही। और उसके बाद लास्ट वाला, हाँ 1 अप्रैल 2013 कितना रुपए है? 15,000 है। तो 15,000 माइनस 13,000, 2,000 है। तो 2,000 को तो 3 जन को तो मिलेगा ही नहीं, सिर्फ किसके लिए जाएगा? पूरा इसके लिए। अब आप लोग है ना इनका टोटल लगा लो, टोटल लायबिलिटी कर दो। टोटल लगा दो। टोटल करो, कितना आया? इसका आएगा 2,500, 1,500, ये आएगा 8,000 और ये आएगा 3,000। मतलब कंपनी को इन बी लिस्ट वालों से, बी सी डी ई से इतना इतना रुपए मैक्सिमम लेना था, लायबिलिटी का लेना था। मतलब कंपनी को नहीं, लायबिलिटी का इतना इतना देना था। और अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना है?
₹5, 1250 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना होता है 6250। उसके बाद मतलब 5-5 रुपए मंगवाना है कंपनी को और उनका नंबर ऑफ शेयर कितना था उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 500 इंटू 5 2500 होगा, 2000 इंटू 5 10,000 होगा और 250 इंटू 5 करोगे तो कितना होगा 1250। अब देखना मेरी बात को, मैंने क्या बताया, कंपनी अपने शेयर होल्डर से मैक्सिमम कितना पैसा ले सकती है अनकॉल्ड अमाउंट तक, या फिर क्रेडिटर की अमाउंट कम होगी तो क्रेडिटर की अमाउंट तक। तो अब आपका है ना नेट लायबिलिटी निकालो, लास्ट में लास्ट कॉलम बनेगा नेट लायबिलिटी। नेट लायबिलिटी में मैं एक चीज लिख रहा हूं WEL। WEL मतलब विच एवर इज लोअर। अब आप लोग क्या करो मालूम है, इसको और इसको कंपेयर करो, कम कौन सा है तो नीचे लिखो 2500। 1500 और 2,500 को कंपेयर करो, छोटा कौन सा है 1500 तो नीचे 1500। 8,000 और 10,000 को कंपेयर करो, कौन सा छोटा है तो 8,000 मंगवाएंगे इससे। 3,000 और 1250 को कंपेयर करो, ये आंसर है। बस यही आपकी स्टेटमेंट है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। हाँ हाँ, डेट लिखोगे तभी तो पता चलेगा कब कौन सी लायबिलिटी आ रही है। डेट लिख देना। और मेरे को अभी आप लोग है ना एक क्वेश्चन बनाकर बताओ, तो लगे हाथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? मैं बोल रहा हूं पेपर में नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो बना लोगे। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है डाउट? हाँ स्मृति बोलो। सर WEL का क्या बताए थे आप? WEL मतलब विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम होगा, विच एवर इज लोअर। ये क्वेश्चन है गीतांजलि। ये वाला 2500 1500 8,000 वाला सब ऊपर का टोटल मारे, टोटल मारे कॉलम का। डेट का जो दिए लायबिलिटी देखे हम, 8,000 की लायबिलिटी थी जब बी था। जब आपका 1 अक्टूबर की बात आई तब सी था, तो अपन दोनों को माइनस कर दिए, ये पहली लायबिलिटी को पिछली वाली लायबिलिटी से। जब डी था तो उसकी लायबिलिटी जिस डेट पे थी उससे पहले वाली की लायबिलिटी माइनस कर दी, ऐसे माइनस करते चले अपन। ठीक है कृष्णा, आ गया समझ में? हाँ, और ये जो बटा है अंदर उनके नंबर ऑफ शेयर के रेशियो में बांटे अपन। ये जो अंदर जो बटा हुआ है ना 2500 1000 4500, उसको नंबर ऑफ शेयर के रेशियो में बांट दिए हैं। ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को बनाकर बताओ। हाँ उतना नहीं आया मतलब 2750 को 500 2000 और 250 के रेशियो में बांटो ना। सबका अलग अलग रेशियो निकालना है, मतलब जो छूटते जा रहे हैं ना तो उसका रेशियो कंसीडर नहीं करना है। जैसे पहले वाले कॉलम में बी छूट गया तो अब रेशियो सिर्फ सी डी ई का देखोगे, दूसरे वाले में सी छूट गया तो सिर्फ डी और ई का रेशियो देखोगे, तीसरे वाले में ई बस बचा है तो ई के केस में उसी का खुद का ही 100% डाल देना। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे को अभी प्रैक्टिस करके बताओ। ठीक है।